हेलो बच्चों, मैं सुनीता पांडे शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। मैं ट्रिपल MA B.Ed टेट C.TET क्वालिफाइड हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं बहुत बहुत कामना रखती हूँ। आज हम लोग NCERT पुस्तक की कक्षा 6 और कक्षा 6 का अध्याय 6 क्लास 6 और लेसन 6 उसके क्लास 6 का लेसन 6 पढ़ने चल रहे हैं, जिसका नाम है समुद्र तट। बहुत अच्छा आप लोग इसमें एंजॉय करेंगे। इस लेसन में बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और पढ़िए। समुद्र तटः यानी समुद्र तट। ऐसा समुद्र तटः, ऐसा मतलब यह समुद्र तटः समुद्र तट है। अत्र जना, अत्र मतलब यहाँ, जना लोग, पर्यटनाय आगच्छन्ति, पर्यटनाय मतलब जो घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। हाँ, ये इसको एक चीज़ हम और बता दें, इसमें इस लेसन में आपको तृतीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति के बहुत ज़्यादा उदाहरण देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, पर्यटनाय मतलब पर्यटन के लिए या फिर घूमने के लिए, इस तरह का हो गया। कंदुकेन देखिए, गेंद से, ये तृतीया विभक्ति हो गया और पर्यटनाय में चतुर्थी विभक्ति हो गया। अब कैसे तृतीया विभक्ति कौन सी, चतुर्थी विभक्ति कौन सी है, तो इसके लिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, इस तरह से पूरा इसको एक बार अगर आपको नहीं आता है तो पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। हालांकि इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो दूंगी, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जिसमें से आए तो उससे उसमें तृतीया विभक्ति है, और जिसमें यह आ जाए कि जैसे घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, मतलब के लिए आ जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए यानी घूमने के लिए आते हैं। केचन, केचन का मतलब होता है कुछ। तरंगे क्रीडंती, कुछ लोग क्या करते हैं, तरंगों से खेलते हैं। जो समुद्र में तरंगे, क्या जो जब समुद्र में ऊंची नीची लहरें जो उठती गिरती हैं, उसे तरंगे कहते हैं ना, उससे खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। अब केचन चा कुछ जो है, उसमें कुछ जो है नौका से जल विहार करते हैं। देखो यहाँ दिख रहे हैं ना आपको, नाव पे बैठे हुए, यहाँ पर भी देखो नाव पे बैठे हुए जल में विहार करते हैं, यानी कि जल में घूमते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। तेसु केचन मतलब उसमें से कुछ कंदुकेन क्रीडन्ति गेंद से खेलते हैं। बालिका च बालुकिभी बालुकागृहं रचयन्ति। अर्थात क्या हुआ, यहाँ पर बालिका मतलब लड़कियाँ और बालका मतलब लड़के, है ना। यहाँ पर लड़कियाँ और लड़के, बालुको भी मतलब बालू से, रेत जो नहीं होता, रेत समुद्री किनारे जो रेतीली ज़मीन होती है, तो रेत बालू से वहाँ पर वो घर बनाते हैं। क्या कराते हैं, बालू का गृह, यानी कि बालू का गृह यानी घर बनाते हैं। रचयन्ति बनाते हैं। ठीक। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। धीरे धीरे, मध्य मतलब धीरे धीरे या फिर बीच बीच में, मध्य बीच बीच में मतलब जब लोग घर बनाते हैं तो बीच में फिर लहरें आती हैं, समुद्र मतलब बाहर तक आ जाती हैं, फिर अंदर चली जाती हैं, इस तरह से ना। मध्य यानी कि बीच बीच में तरंगे आती हैं और जो रेत का बना हुआ घर होता है उसे बहा के ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव।
यह खेल चलता ही रहता है। ऐसा, अब देखो यहाँ पर जो ऐसा है इसमें देखो आ की मात्रा लगी हुई है और यहाँ पर जो ऐसा है यहाँ विसर्ग लगा हुआ है। तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जहाँ पर विसर्ग लगा है वो पुल्लिंग का ऐसा है यानी यह, और यहाँ पर जो आ की मात्रा लगी हुई है ये स्त्रीलिंग का ऐसा है यानी इसका भी मतलब यह होता है। परंतु यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है और जहाँ विसर्ग होता है वहाँ पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, तो यह क्रीड़ा यानी कि खेल चलता रहता है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट जो है यह केवल पर्यटन का यानी कि घूमने का स्थान ही नहीं है। अत्र मत्स्यजीवनाः अपि स्वाजीविकां चालयन्ति, यहाँ पर यहाँ मत्स्य जीवन यानी कि जो मछुआरे जो होते हैं वो भी अपनी जीविका के लिए मछलियों को पकड़ते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। जब वो समुद्र से जब मछलियाँ पकड़ते हैं और जो है उसको बेच के अपनी जीविका को चलाते हैं, कौन? मछुआरे। ठीक, इतना समझ में आ गया बेटा? एक बार जरा एक लाइन में समझ लो। यहाँ समुद्र तट है, यहाँ लोग घूमने आते हैं और कुछ लहरों से खेलते हैं और कुछ नौका पर बैठकर जल विहार करते हैं। उनमें से कुछ गेंद से भी खेलते हैं। लड़कियां और लड़के रेत से यहाँ पर घर बनाते हैं और जो है रेत का घर, और बीच बीच में जब लहरें आती हैं तो वो घर बहा के ले जाती हैं। यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तट केवल मतलब घूमने के लिए ही नहीं है, यहाँ पर मछुआरे जो है मछुआरों के लिए जो है जीविका का साधन भी है, यानी कि मछली पकड़ना इत्यादि जीविका का साधन भी है। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ में, ध्यान से बेटा। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे, अस्माकं मतलब हमारे, ठीक, अस्माकं मतलब हमारे, देशे यानी कि देश में, ध्यान रहे देशे, यहाँ पर देश से जो बाद वाला एक ही मात्रा लगा है उसमें उसका मतलब हो जा रहा है में। तो देश में बहवा बहुत से, समुद्र तटः सन्ति बहुत से समुद्र तट हैं। देखो यहाँ सन्ति है तो यहाँ बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है। अस्ति एक वचन, स्ता द्विवचन, सन्ति बहुवचन, तो यहाँ पे सन्ति है। अस्ति होता तो एक है के लिए होता, समुद्र तट है ना, यहाँ पर है सन्ति यानी बहुत से समुद्र तट हैं। अब देखिए इसके आगे, एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धा सन्ति। अब देखो यहाँ पे बेटा, इसमें मुंबई का, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी और विशाखापत्तनम, पुरी और तथा पुरी का तट जो है बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं ये सारे तट, जो नाम बताए गए हैं ये तट बहुत प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान समझ लो कौन कौन सा है। ठीक है, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी तट बहुत प्रसिद्ध हैं। अब देखो ध्यान से, गोवा तटः विदेशी पर्यटकभ्यः सम अधिकम रोचते, जो गोवा का जो तट है वो विदेशी लोग वहाँ घूमने के लिए जब आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। गोवा का तट जो है विदेशियों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। ध्यान से समझो बेटा, क्योंकि क्वेश्चन अभी आगे आपको मिलेगा कि कौन सा तट किस लिए फेमस है, तो वो पता होना चाहिए आपको बेटा। तो जो गोवा का तट है वो क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ पर विदेशी लोग वहाँ घूमना बहुत पसंद करते हैं। विशाखापत्तनम तटः वैदिक व्यापाराय प्रसिद्ध, जो विशाखापट्टनम का जो तट है वो किस लिए प्रसिद्ध है? विदेशी व्यापार के लिए, विदेशी व्यवसाय, विदेशी व्यापार के लिए, मतलब वहाँ पर माल आना है और माल वहाँ से विदेश जाता है जल मार्ग के द्वारा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कोच्चि नारिकेल फलेभ्यः
ज्ञायते। जो कोची का तट है वो नारिकेल मतलब नारियल के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। कोची के तट पर नारियल का बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है, नारियल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर नारियल अधिक मात्रा में होती है, उसी के लिए बहुत अधिक फेमस है। मुंबई नगरस्य जुहु तटे सर्वे जना स्वयं विहरन्ति। जो मुंबई नगर में जुहू का तट है वहाँ पर सब लोग अपनी इच्छा से विहार करते हैं या फिर विहार करने जाते हैं, तो यहाँ पर विहार करते हैं। यानी कि मुंबई के तट के जो मुंबई नगर में जो जुहू का तट है वहाँ पर लोग जुहू के तट पे अधिकतर अपनी इच्छा के अनुसार सब लोग घूमने जाते हैं, विहार करने जाते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागरतटेषु गृहीतम दीर्घतम। तो क्या है इसमें, चेन्नई का मेरीना तट देश के सभी तटों में सबसे लंबा है। दीर्घ है मतलब सबसे लंबा है। एक लाइन में बहुत अच्छे से समझ लो ध्यान से। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं और इसमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी का तट बहुत प्रसिद्ध है। गोवा का जो तट है वो विदेशियों द्वारा घूमने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम का जो तट है वो विदेशी व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कोची का जो तट है वो नारियल के लिए बहुत जाना जाता है। और जो मुंबई का जुहू तट है वहाँ पर सभी लोग अपनी इच्छा से स्वरेरम मतलब अपनी इच्छा से घूमने के लिए जाना पसंद करते हैं। और चेन्नई का जो तट है उसमें मेरीना तट देश जो है मतलब देश का सबसे लंबा तट है, यानी कि समुद्र तट है। सभी समुद्र तटों में जो मेरीना तट है चेन्नई का वो बहुत ज़्यादा लंबा तट है। ठीक है, अब आगे पैराग्राफ में आ जाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ में बेटा ध्यान दीजिए। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। यहाँ पर क्या है कि देखो बहुत ध्यान से बेटा, भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट है। त्रिशु मतलब क्या कि 3 होता है, तीनों, और दिशाओं में मतलब दिशासु मतलब दिशाओं में। भारत के जो 3 दिशाओं में समुद्र तट है। कितनी दिशाओं में समुद्र तट भारत के है? 3 दिशाओं में समुद्र तट है। ध्यान रखो बेटा, ये भी क्वेश्चन आगे मिल सकता है आपको। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंग उपसागराः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागराः, पश्चिम दिशायां च अरब सागराः अस्ति। पूर्व दिशा में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। ठीक, समझ गए? पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर। ये 3 दिशा आपको समुद्र से के तट से मिलेंगी। बचा कौन सा? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में समुद्र तट नहीं भारत को टच करता है। 3 दिशाओं से भारत टच करता है ना समुद्र तट, तो ये आपके तीनों दिशाओं के हो गए। बंगाल की खाड़ी पूर्व दिशा में, हिंद महासागर दक्षिण दिशा में, और अरब सागर जो है पश्चिम दिशा में। एतेषां त्राणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का जो संगम होता है वह कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी के जो तट है वहाँ पर इन तीनों सागरों का मिलन होता है, संगम होता है। तो कौन किसका संगम होता है कन्याकुमारी में? बंगाल की खाड़ी जो उत्तर दिशा में है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर उसका, और पश्चिम दिशा में जो अरब सागर है उसका भी मिलन कन्याकुमारी में होता है।
अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा के अवसर पर चंद्र उदय और सूर्यास्त एक साथ ही देखा जाता है। देखो बहुत अच्छी, देखो कितनी प्यारी लाइन है। कहाँ पर? जो कन्याकुमारी में है। यहाँ पर जो है पूर्णिमा के अवसर पर जो है चंद्रमा का उदय और सूर्यास्त एक साथ देखा जा सकता है। शक्यते, देखा जा सकता है। ठीक है, देखो बहुत अच्छा है बेटा। ये जो है अब आपका मैंने चैप्टर मैंने समझा दिया। एक बार इसको थोड़ा सा एक लाइन में अच्छे से सुन लो। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं, संति है ना, हैं। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर है। और इन तीनों जो सागरों का जो संगम होता है वो कहाँ होता है? कन्याकुमारी में होता है। और जो यहाँ पर पूर्णिमा के अवसर पर चंद्र उदय और सूर्य अस्त का एक साथ होते देखा जा सकता है। ठीक बेटा, अब ये लेसन का अर्थ हमें लग रहा है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ इसमें लेसन में। जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं पुस्तक से ही वीडियो बनाती हूँ, तो आपके पास अगर पुस्तक नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। शब्दार्थ हर चीज़ को मैं इसमें कवर करती हूँ आपके लिए, तो आप बेफिक्र होकर बिना पुस्तक के भी इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, पूरा समझ सकते हो। तो ये देखिए शब्दार्थ है, आप इसको नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो रोक के। फिर ये देखिए ये भी शब्दार्थ है। यहाँ पर अभ्यास के लिए आपको बोलने के लिए कुछ दिया गया है, तो आप इसको बोल सकते हो साथ में मेरे। तरंगे मत्स्य जीवनाः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमाः तिसृषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपाः बंग उपसागराः चंद्रोदयाः। ठीक, ये आपको उच्चारण के लिए है, इसमें आपको कुछ करना नहीं ना, केवल उच्चारण केवल करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखो प्रश्न संख्या 2 में प्रश्नोत्तर मैंने आपके लिए नोट किया है, जिससे आप अच्छे से समझ लें। मैंने पहले पुस्तक में नोट किया उत्तर, फिर उसके बाद मुझे लगा कहीं बच्चों को समझ में ना आए, इसलिए मैंने इसमें अलग से आपके लिए नोट किया है। इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ तक है। फिर प्रश्न संख्या 3 पर आ जाइए। प्रश्न संख्या जो 3 है इसमें करना क्या है, आपको इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ऊपर आपको दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, इसमें से ढूंढ के इसमें लिखना है। तो मैंने यहाँ पहले लिख भी दिया है और साथ साथ में इसमें नंबर भी डाल दिया है कि अगर आपको मान लीजिए राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो नंबर से आप इसमें फिल कर सकते हो। ठीक, प्रश्न संख्या 4 में आपको यथा योग्य योजक मतलब मिलान करना है। तो समुद्र तटः पर्यटनाय क्रीडनम किससे तो क्रीडनम का ले खेलनाए। फिर दुग्धम के लिए पोषणाए। दीपकाः प्रकाशाय विद्या ज्ञानाय। तो इसमें सही मिलान करना है। मैंने इधर भी नंबर डाल रखा है देखो, और इधर भी नंबर डाल रखा है, तो आप इसको मिलान कर लीजिए। ठीक, प्रश्न संख्या 5 में आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, मित्र लिखा है तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया तो फिर मित्रेण हो गया। और जो यहाँ पे देखिए बालिका लिखा है, जब हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया तो बालिका भी हो गया। और फिर कमल लिखा है, मैंने तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके कमलय कर दिया है। कंदुक लिखा है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया तो हमने कंदुकेन किया। और अश्व का अश्वह तृतीय विभक्ति में होगा, मृग का मृगय होगा। अब इसके लिए अभी कहोगे कि प्रयोग आपने किया मैम ये कैसे, तो बेटा जो ये पुल्लिंग के लिए होता है तो राम का रूप और स्त्रीलिंग के लिए रमा या बालिका का रूप अगर आप लोग याद कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। और उससे क्या होगा कि आपको मालूम होगा कि किस तरह से चेंज होता है। अब यहाँ पर देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखो एक चक्र बना हुआ है और इनको जो है इस्तेमाल करना है, इसका मतलब इसको आपको क्या करना है कि प्रयोग करना है। देखो यहाँ पर नंबर 1 पड़ा हुआ है तो क्या है, रहीम यहाँ पर है। रहीम मित्र सह क्रीडति, तो रहीम मित्र सह क्रीडति। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको इसका वाक्य बनाना है। तो रहीम मित्र सह क्रीडति ये वाक्य नहीं बनेगा। रहीम
मतलब मित्र के, सह साथ क्रीडता है मतलब खेलता है। फिर दूसरे वाले का देखो, रहीमः द्विचक्रिकायाः, इसमें या द्विचक्रिकायाः आपणं गच्छति। तृतीय में देखो, तीसरे में ये तीसरा, रहीमः कलमेन पत्रं लिखति। चौथे में देखो, रहीमा हस्तेन कंदुकम क्षिपति। पांचवे में देखो, मतलब इन्हीं सब का प्रयोग करके आपको लिखना है। देखो पांचवे में, रहीमा नौक्याः जल विहारम करोति। छठे में देखो, रहीमा चक्षेन जलम पिबति। सातवें में देखिए, रहीमा तुलिकयाः चित्रम रचति। आठवें में देखिए, रहीमा वायुयानेन ह्या आगच्छति। ह्या मतलब होता है बीता हुआ कल, और श्वः मतलब होता है आने वाला कल। तो इनका जो है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, और मतलब चेंजिंग क्या, इसमें कहाँ विभक्ति लगी है, तो इसके लिए मैंने आपका नोट किया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है, इसको जो है आपको यहाँ से देख के नोट करके लिखना होगा। तो ये लिख लीजिए, आराम से रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, जो कोष्ठक में जो है उचित जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मतलब दो दे रखा है कि ये सही है कि ये सही है, तो अब इसमें देखिए मैंने टिक भी लगा दिया है और साथ साथ में इसमें लिख भी दिया है, और आप इसको आराम से देख के लिख लीजिए, ठीक है बेटा। अब आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग मेरी वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और उनसे भी बोलिए कि अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ में मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई आपके हितकर के लिए सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। ये चैप्टर जब कंप्लीट कराते हम आपके लिए व्याकरण की भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप लोग और अच्छे से संस्कृत समझ सकें। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।